Focus. Ideate. Innovate. Enable. नमस्कार, CNBC आवाज पर आपका स्वागत है। और दिल्ली के बाद हमारी इस रियल एस्टेट अवार्ड यात्रा में हम आ पहुंचे हैं पुणे। पुणे एक बहुत ही खास महत्व रखता है जब बात आती है रियल एस्टेट की, क्योंकि इसको देश के सबसे बेहतरीन, सबसे एफिशिएंट रियल एस्टेट मार्केट्स में से एक गिना जाता है। और यही कारण है कि पुणे के प्रति हमारा कुछ खास प्यार है और पुणे से देश के कुछ बेहतरीन डेवलपर्स भी आते हैं। तो आज हम बात करेंगे पुणे के रियल एस्टेट मार्केट की, ये चर्चा करेंगे किस तरह से पूरे रियल एस्टेट मार्केट में इस समय गतिविधियां जारी हैं, फेस्टिव सीजन है, उसके लिए क्या कुछ खास हो रहा है। साथ ही कुछ राष्ट्रीय मुद्दों को भी हम उठाएंगे। और आज हमारे साथ एक बहुत बड़ा वास्ट पैनल या कहें पूरी फोरम मौजूद है। अतुल चौराड़िया जी हमारे साथ हैं जो कि CMD हैं पंचशील, ललित कुमार जैन साहब जो चेयरमैन है क्रेडाई नेशनल के, और फिर हमारे साथ है हेमंत नायक नवरे साहब जो कि डायरेक्टर है नायक नवरे डेवलपर्स के और साथ ही पुणे क्रेडाई के प्रेसिडेंट है। रोहित गेरा साहब जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गेरा डेवलपर्स के और क्रेडाई पुणे के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। उसके बाद हमारे साथ है श्रीकांत परांजपे जी जो कि चेयरमैन हैं परांजपे स्कीम्स के, साथ ही वाइस प्रेसिडेंट पुणे क्रेडाई हैं। और सतीश मगर साहब जो कि CMD मगरपट्टा टाउनशिप डेवलपमेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट क्रेडाई नेशनल हैं और पुणे के पूर्व क्रेडाई अध्यक्ष भी आप रह चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ रामरत्न ग्रुप के प्रेसिडेंट श्री गोपाल काबरा साहब भी हैं। और आज की शाम में दो और खास मेहमान हैं जो कि हमारे एक्सपर्ट्स हैं। पंकज कपूर साहब जो कि इस अवार्ड में हमारे नॉलेज पार्टनर भी हैं, जो कि MD है लाइसेंस फॉर आस्क के जानी मानी रिसर्च फर्म है, और साथ ही मोहम्मद असलम साहब जो कि नेशनल डायरेक्टर हैं JLL के और पुणे से खास ताल्लुकात हैं उनके, पुणे मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। और साथ में हमारे साथ हमारी यूथ विंग है। पुणे से हमारा प्यार क्यों है? पुणे को हम देश के सबसे एफिशिएंट मार्केट के तौर पे देखते हैं। एफिशिएंट मार्केट का मतलब ये एक ऐसा मार्केट जहां पर दाम स्थिर रहते हैं, एक ऐसा मार्केट जहां पर डिमांड और सप्लाई अच्छी रहती है, एक ऐसा मार्केट जहां पर क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है। तो क्या ये मार्केट आज भी अपनी इस एफिशिएंसी को कायम रखे हुए है? ये हमारा पहला सवाल होगा। जैन साहब आपसे उत्तर चाहेंगे। वेल, पुणे चूंकि ये कैपिटल सिटी नहीं है, फिर भी यहाँ सबसे ज़्यादा मकान बनते हैं। जो भारत में पहले 3 सिटीज़ है उसमें पुणे का नंबर आता है हाउसिंग सप्लाई में। उसका एक सिंपल रीज़न है कि यहाँ बड़ी ओवरऑल ग्रोथ है, इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत अच्छी है। इंडस्ट्री में भी केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, हेवी इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल है, बाद में सर्विस इंडस्ट्री का ग्रोथ बहुत अच्छा है। और यहाँ IT ऑफकोर्स इन्फोसिस का लार्जेस्ट कैंपस यहाँ है, विप्रो का लार्जेस्ट कैंपस यहाँ है। तो हर साल जो जॉब क्रिएट होती है यहाँ, वो यहाँ के मार्केट को बड़ा कंसिस्टेंट रखती है। नायक नवरे साहब, जैसा यहाँ पर जैन साहब ने गिनाया, सारे कारण वाजिब है अपनी जगह, लेकिन अब अगर जब हम स्टैटिस्टिक्स की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि इन्वेंट्री, जिससे एक पैमाना आप मान सकते हैं मार्केट को देखने का, पुणे में कभी 8 महीने 9 महीने रहती थी जो कि एक हेल्दी मार्केट का साइन है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ के 21 महीने की तरफ चल पड़ी है। तो अगर इस एक पर्टिकुलर चीज को ही हम उठा लें तो आपको लगता है कि अब पुणे का मार्केट भी जिस तरीके से हम उसको देखते थे, जितना स्वस्थ मार्केट था, अब थोड़ी सी दिक्कतें आने लगी? विपिन जी, इसमें अनसोल्ड स्टॉक और वो कंप्लीशन, यही क्राइटेरिया होना चाहिए कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चलते हैं और जब पोजेशन देते हैं हम, उस वक्त कितना अनसोल्ड है ये इम्पोर्टेंट है। आज सेल के लिए कितना स्टॉक है और वो कितने दिन तक सेल हो जाएगा, इससे भी ज़्यादा अच्छा क्राइटेरिया ये है कि जब हम कंप्लीट कर लेते हैं प्रोजेक्ट और हैंडओवर करते हैं, तभी अगर कुछ बचा होगा तो फिर डेवलपर को चिंता करने का कारण है। सतीश मगर साहब, आपसे सवाल कि ये तो एक पैमाना हुआ अनसोल्ड स्टॉक का, दूसरा पैमाना है सेल्स वेलोसिटी और जो दाम है वो भी हम देख रहे हैं कि पुणे में पिछले 4 क्वार्टर में दाम में इजाफा हुआ है, वो भी करीब 17% के आसपास क्वार्टर जो आंकड़े हमारे पास हैं उस हिसाब से। साथ में सेल्स वेलोसिटी गिरी है। तो ये दोनों साइन भी जो होते हैं ये मार्केट के लिए अच्छे नहीं होते, उसकी एफिशिएंसी पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। क्या लगता है आपको कि वाकई कुछ दिक्कतें आ रही हैं? नहीं, दाम तो बढ़ा है लेकिन दाम हमने नहीं बढ़ाया। इन्फ्लेशन ने दाम बढ़ाया है, गवर्नमेंट टैक्सेस ने दाम बढ़ाया है, LBT जैसा नया टैक्स आके उसने दाम बढ़ाया है, उससे दाम बढ़े। तो दाम तो डेवलपर ने यहाँ बढ़ाया नहीं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लेकिन सेल्स वेलोसिटी जितनी कम
परसीव होती है उतनी कम हुई नहीं। तो रोहित, आपको क्या लगता है कि जो पूरा एनवायरनमेंट है इस समय पूना के अंदर, उसके अंदर जो हाउसिंग डिमांड है, जो आपको चाहे आईटी से मिलती है चाहे दूसरे सेक्टर से मिलती है, वो जितनी सप्लाई हम इस शहर के अंदर देख रहे हैं, द मोमेंट वी एंटर पूना, हमको लगता है कि ये बिल्कुल एक पैराडाइज है जहां चारों तरफ कंक्रीट के फूल उग रहे हैं। तो क्या वो बिल्कुल बैलेंस सही है वहां पे? देखिए, जो डिमांड जारी है वो डिमांड में कुछ कमी नहीं हुई है। आजकल का जो आप देख रहे हैं कि थोड़ा इन्वेंट्री ओवरहैंग जो थोड़ा बढ़ गया है, दैट इज बिकॉज सप्लाई जो मार्केट में है वो थोड़ा बढ़ चुका है। मैं नहीं मानता कि 8 महीने की ओवर सप्लाई से आज जाके 21 महीने पे पहुंचा है, क्योंकि अगर आप प्राइस का जो इंक्रीज देखेंगे, अगर परिस्थिति इतनी बुरी होती तो हम प्राइस कम होते देखते थे। ये नहीं हो रहा है। श्रीकांत जी, आप जो रोहित कह रहे हैं क्या उससे इत्तेफाक रखेंगे? डिमांड डेफिनेटली है, रोबस्ट है। अतुल जी ने जैसा कहा वैसा इट इज नॉट ओनली द इंटरनल डिमांड बट पीपल आर शिफ्टिंग, माइग्रेटिंग टू पूना, एंड इट इज नॉट सिर्फ वो आईटी में है ऐसा भी नहीं है। तो आजू बाजू वाले जो गांव हैं वहाँ से भी लोग अंदर आ रहे हैं, वो एजुकेशन के लिए आ रहे हैं, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जॉब के लिए आ रहे हैं। सो डिमांड इज दैट। पंकज, आपके पास आएंगे, चूंकि आप आंकड़ों पर काफी नजर रखते हैं, तो आपको लगता है कि तमाम जो हमारे गेस्ट लोगों ने आंसर दिए हैं यहाँ पर, वो अपनी जगह वो तथ्य को रखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी बनता है? एक समय से ऐसा देखा गया है कि जब एक मार्केट एक हेल्दी है, जब आपका कैश फ्लो स्टडी रहता है, तो उसके लिए 8 या 9 महीने की इन्वेंट्री आप मेंटेन रखते हैं। वो जिस माल से जो आप माल बेच रहे हैं, जो आपने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है, उसकी प्रोडक्टिविटी दिखाता है कि आज आपने 100 यूनिट मार्केट में इंट्रोड्यूस की और आपकी ऑफ टेक वेलोसिटी, जैसे अगर हम 36 महीने में एक बिल्डिंग कंप्लीट करते हैं तो ऑफ टेक वेलोसिटी जनरली 100 को 36 से डिवाइड कीजिए तो 2.75% होती है पर मंथ। तो अगर ऑन एन एवरेज मार्केट के अंदर 2.75 का मेंटेन कर रही है तो एक एफिशिएंट मार्केट है। लेकिन अगर ये घटनी चालू होती है तो दैट मीन्स दैट प्राइजेस अनप्रोडक्टिव हो गए, तो इसका कैश फ्लो पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। जब कैश फ्लो पे इम्पैक्ट पड़ता है तो लगता है, अब आपकी इन्वेंट्री अगर आप बैलेंस नहीं रखेंगे तो घूम फिर करके आपकी कैश फ्लो पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक ये पॉइंट था, थोड़ा कंसर्न है, बट कंपैरेटिव टू अदर मार्केट्स इन इंडिया, पूना हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव हमारी भी मार्केट। चिंता यही है, क्योंकि एफिशिएंट मार्केट देश का, हम भी चाहते हैं कि वो अपनी एफिशिएंसी को लूज न करे। काबरा साहब, आप भी काफी नजर रखते हैं पूना के रियल एस्टेट मार्केट पर, और चूंकि आप अलाइड इंडस्ट्रीज से भी आते हैं, तो क्या आप अपने अनुभव से मुझे बता सकते हैं कि फॉर द वायर सप्लाई साइड या जो भी अलाइड मटेरियल चाहिए होता है, उस हिसाब से डिमांड किस तरीके की पूना से जनरेट हो रही है, ताकि एक आइडिया लगे कि मार्केट एक्चुअली कैसा कर रहा है? हम लोग पार्किंग में है, केबल में है, हमारे पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट कम नहीं है जितना मीडिया में जो चल रहा है थोड़ा स्लेक है। लेकिन आज भी मैं बताता हूँ, न कोई बिल्डर फेल हुआ है, न किसी का पेमेंट हुआ है। तो वेरी द रॉन्ग। साइज जब बढ़ती है तब इनिशियल स्टेज पे थोड़ी कष्ट आती है, तो सब भुगत रहे, पूरा देश भुगत रहा है, उसमें खाली बिल्डर ही नहीं भुगत रहा है। मोहम्मद असलम साहब भी जेएलएल से पूना के भी हेड रह चुके हैं, अभी नेशनल लेवल पर देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सर कि पूना एज ए मार्केट, जब आप यहाँ पर थे और अब में क्या कुछ अंतर आया है या नहीं? कि जो हम लोग देख रहे हैं कि जो सप्लाई और डिमांड की बात हम कर रहे हैं, पूना 5 साल पहले भी स्टडी मार्केट था और अभी भी। अभी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर जो हो रहा है वो ये है कि बॉम्बे से, अगर आप, आई थिंक जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं और जो हम यहाँ बैठे हैं, उनको बताना चाहिए कि बॉम्बे से उनको कितना बुकिंग्स आ रहा है। बिकॉज जो प्राइस में आज आप पूना में एक अच्छी लोकेलिटी में एक अच्छा घर ले लेते हैं, वो आपको बोरीवली विरार के करीब मिल पाता है। तो लोग आजकल बॉम्बे में क्या कर रहे हैं, जो हम लोगों ने नोटिस किया है कि लोग, उनका अगर बजट है खरीदने का, दे आर बाइंग इन पुणे, और वो लोग 20-25 हज़ार में बहुत अच्छे फ्लैट में अंधेरी या मलाड वगैरह एरिया में रह रहे हैं। तो वहाँ पे वो रेंट पे रहने को रेडी है, लेकिन वो इन्वेस्ट अपना पूना में कर रहे हैं। तो उस वजह से भी एक रीज़न ये है कि यहाँ पे जो डिमांड है वो अभी भी स्टडी है जी। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद इस रोचक चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है, और आज हम अपनी रियल एस्टेट अवार्ड 2013 की यात्रा में आ पहुंचे हैं पूना, और यहां पर हमारी चर्चा जारी है। आइए इसे आगे बढ़ाते हैं।
नायक साहब, इसमें जो मैं प्रश्न पूछना चाह रहा था, अभी शहर की जो स्थिति है पूना की, हालांकि ये डेवलप हो रहा है, फैल रहा है, आपको लगता है कि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना दबाव लेने के लिए तैयार है? क्योंकि पता नहीं, देखने में ऐसा लगता है कि पूना के अंदर हैपहज़ार्ड ग्रोथ हो रही है। जो 10 साल पहले का पूना था और जो आज का है, बहुत बदलाव आ चुका है और अच्छा बदलाव है। पूना में सबसे बड़ा स्ट्रेंथ पूना का जो है वो ये है कि पूना में पानी बहुत है, रोड्स भी काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, कंक्रीट हो रहे हैं हर जगह पे, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं अच्छे। तो ये मैं इतनी जल्दी आसानी से मानने को तैयार नहीं हूँ कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है या यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर लोड ले नहीं पाएगा। अब मैं इसमें और युवाओं को ऐड करूंगा। कृति और समीर, आपसे पूछना चाहूंगा। पहले कृति, आप बताएं कि आपको लगता है कि आप इस शहर को वैसे ही देख रही हैं जैसा देखना चाहती हैं, कि नहीं आपको लगता है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे और काम करने की जरूरत है? पूना में 5 से ज्यादा टाउनशिप्स हैं, 11 टाउनशिप्स आने वाली हैं, तो ये जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड होता है किसी सिटी का, वो हम देखेंगे कि विल रिड्यूस द अथॉरिटीज वर्क माइट रिड्यूस बट द सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर विल ग्रो। एंड पूना का जो मेट्रो का प्लान है वो भी डिक्लेयर हो चुका है, विद टाइम उसका भी एक्विजिशन शुरू होगा। तो आई डेफिनेटली थिंक के इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड एंड विद टाइम विल ओनली इम्प्रूव। समीर, आपकी क्या राय होगी? Changes will not happen overnight. They will happen slowly, but I think it's going on the right track and it will only be better in the coming time. चलिए, यहाँ थोड़ा सा विषय परिवर्तन करता हूँ। रोहित, फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई है और जैसा कि हमने कहा कि कंसर्न्स हैं पूरे देश में, क्योंकि अर्थव्यवस्था इस समय देश दुनिया दोनों की उस तरीके से नहीं चल रही जैसी चलनी चाहिए। काफ़ी सारी उसमें चिंताएं या दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी आपको इस फेस्टिव सीजन से कितनी उम्मीद है? इस सीजन में जो भी खरीदने आते हैं लोग, उनको कुछ अपेक्षा होती है कि कुछ डिस्काउंट मिले, कुछ स्कीम लॉन्च हुए, और डेवलपर्स हैव अंडरस्टूड दिस। सो अगर आप टीवी लेने गए या गाड़ी लेने गए तो आपको कुछ स्कीम मिलेगा, तो कस्टमर्स हैव गॉट यूज्ड टू दिस, दे आर एक्सपेक्टिंग इट, डेवलपर्स आर मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट, तो वी आर ऑल लुकिंग एट इट इन द सेम मैनर। सो आई थिंक इट इज एक्सपेक्टेड एंड वी आर होपफुल दैट यस, कस्टमर्स विल कम। जी, अब यहाँ से हम थोड़ा विषय परिवर्तन करेंगे, हम कुछ राष्ट्रीय मुद्दों को उठाएंगे। हेमंत जी, आपको क्या लगता है, रीट्स की जो कल सेबी ने ड्राफ्ट गाइडलाइन दी, एक तरीके से शुरुआत है, लग रहा है कि अब ये हो जाएगा देश के अंदर, इससे रियल एस्टेट सेक्टर और निवेशक दोनों को फायदा होगा? ये पहले ही आना चाहिए था। और रियल एस्टेट में जो रिस्क है वो एसेंशियली इसकी वजह से है कि लैंड कॉम्प्लिकेशंस बहुत है और सैंक्शनिंग प्रोसेस काफ़ी पेचीदा है। तो लोगों को या तो रिटेल में फ्लैट खरीदें या तो चुप रहें। अब रिटेल में शेयर्स इंडेक्स हो और रियल एस्टेट में वो इन्वेस्ट कर सके, ये तो बहुत दूर की बात है, बट कम से कम रीट्स के द्वारा अगर इन्वेस्टमेंट हो सके और उस की वजह से अगर उनको रियल एस्टेट अप्रिसिएशन का फायदा हो सके तो डेफिनेटली वेलकम चीज है। अतुल जी, रीट्स का जो मेजर कंसंट्रेशन होता है वो कमर्शियल बिल्डिंग्स पर होता है, और जो नए नियम आए हैं जितना हम जानते हैं उसमें भी ये है कि आप अपना जो भी फंड का पैसा है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी में लगाएंगे जो ऑलरेडी तैयार है और जो कोई अर्निंग कर रही है। तो आपको लगता है कि कमर्शियल में जो हमने देखा कि स्लैक आया, उससे काफी हद तक इस रीट्स के आने से प्रभाव पड़ेगा और जो इन्वेस्टर उसमें अगर फंस गए हैं तो उनको निकलने का मौका मिलेगा? रीट्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है 90% डिविडेंड देना टू देयर इन्वेस्टर, और स्मॉल इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनको उनके पैसे का रिटर्न्स मिलेगा बिकॉज ये कंपलसरी है बाय लॉ। दूसरी बात, रियल एस्टेट का एप्रिसिएशन भी मिलेगा इफ दे आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। सेकेंड बेनिफिट रीट का ये है, ये हुआ इन्वेस्टर्स के साइड से, एंड काफी लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज है 2 लाख रुपया जी। तो फ्रॉम 2 लाख रुपीज यू कैन इन्वेस्ट एनीथिंग। बी, इससे एफडीआई में बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि जो लोगों ने, जो एफडीआई ने 2005 से लेकर 2000 अभी करंटली इन्वेस्टमेंट किया है, उनको अनलॉकिंग जो है, जो अभी हमने इतने आईटी पार्क्स किए, इतने कमर्शियल ऑफिसेस किए, उसका अनलॉक कैसा करे वैल्यू, तो रीट इज द बेस्ट फॉर्म टू अनलॉक
your capital will debt will get replaced by capital. ललित सर, यहाँ पर इस बातचीत में एफडीआई का भी जिक्र आया और हाल ही में सरकार ने एफडीआई के नॉर्म्स को भी इजी किया है। आपको लगता है कि ऐसा होने से जो एक लिक्विडिटी का क्रंच बन गया था पूरे रियल एस्टेट मार्केट में अक्रॉस द कंट्री, उसमें कुछ हद तक हमको एक राहत देखने को मिलेगी? एफडीआई का ये आउटलुक होगा कि उनको एग्जिट टाइम पर मिल जाएगा, क्योंकि छोटे प्रोजेक्ट्स में वो एग्जिट 3 साल 5 साल में देख सकते हैं, तो ये डेफिनेट बेनिफिट है और उसके कारण थोड़ा पैसा तो बढ़ेगा। असलम साहब, पहले भी एफडीआई के साथ एक प्रॉब्लम है और अगर हम पिछले 3 साल का एफडीआई का आंकड़ा देखें तो वो लगातार नीचे गया है, बाहर से कैपिटल आना कम हो गई है, उसके कारण जो भी हो। लेकिन हमने देखा कि जो एफडीआई आया पहले वो ज्यादातर पैसा इस तरीके से आया कि वो जमीनों में लग गया और ब्लॉक हो गया, उसका कुछ प्रोडक्टिव आउटपुट हमने देखा नहीं। तो आपको लगता है कि इस बार भी ये कंसर्न होगा? देखिए बिल्कुल होगा, बिकॉज अभी हमने जो भी प्रपोजल्स आए हैं, रीट है, एफडीआई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट में टू लेट इट्स बीन डन, बहुत देर कर दी है इसमें। ये चीज अगर 2-3 साल पहले आती थी तो उसमें अच्छा ये होता था कि उस टाइम बाकी सारी इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड बिल्कुल डाउन थी। अभी की सिचुएशन में है कि इंडिया का सेंटीमेंट और इंडिया का जो इंप्रेशन है बाहर एफडीआईज में हो या किसी में, वो एकदम नेगेटिव है। और क्या हो रहा है कि अमेरिका रिकवर कर रहा है, आपका दुबई रिकवर कर रहा है, तो पीपल हैव अदर ऑप्शंस टू इन्वेस्ट इन। तो प्रॉब्लम यही है कि अभी जो भी प्रपोजल आ रहे हैं ये मेरे को लगता है काफी लेट हो गए हैं आने के लिए। अभी वापस कॉन्फिडेंस विन करना, क्योंकि सारे ही एफडीआई फंड अपने हाथ जला चुके हैं। आप कोई भी एफडीआई फंड उठा के देख लीजिए, किसी ने पैसा नहीं बनाया है, एक्सेप्ट 1-2 एक्सेप्शनल हैं, लेकिन बाद में किसी ने पैसा नहीं बनाया। तो उनका कॉन्फिडेंस अर्न करने के लिए आई थिंक गवर्नमेंट को समथिंग कुछ बहुत ही ग्रेट करना पड़ेगा, जो मुझे लगता नहीं कि वो क्या करेंगे। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद इस रोचक चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने रियल एस्टेट अवार्ड 2013 की यात्रा में, जैसा कि आप जानते हैं, मौजूद है इस वक्त पुणे में। बहुत रोचक चर्चा चल रही है, आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गोपाल जी, आपके पास आऊंगा कि प्राइसेस बढ़ गए हैं, इनकम लेवल उतना नहीं बढ़ा है, बल्कि इनकम पे सवाल से लग गए हैं जो इस समय इकोनॉमिक कंडीशन है। तो यहाँ पर वायबिलिटी ऑफ बिजनेस का सवाल खड़ा हो जाता है। आखिर बिजनेस को चलाना है, प्राइस ऊपर जा रहे हैं, आपकी मजबूरी है आपको ऊपर लेके जाना है कि इन्फ्लेशन इतना हो गया है, टैक्सेस इतने हो गए, तमाम चीजें अगर हम मान भी लें। दूसरी तरफ इनकम लेवल या तो स्टेबल है या नीचे आ गया, लोगों की जॉब्स जा रही हैं, इस तरह का भी सिनेरियो बन रहा है। तो बिजनेस कैसे होगा ऐसे में? ये रियल एस्टेट सेक्टर श्रिंक होता हुआ दिख रहा है, आगे कैसे जाएगा? देखिए, ऐसा है कि 2-3 साल को लेकर 10 साल को देखें तो पूरे हिंदुस्तान में रियल एस्टेट के भाव 4 गुने से लेकर 8 गुने तक हुए। कहीं भी इनकम नहीं बढ़ी, फिर भी रियल एस्टेट चल रहा है। दूसरी बात सवाल है कि ये जो एफडीआई जो है, जब तक देश का माहौल और जो वहाँ ऊपर बैठे हैं उनकी इमेज जब तक ठीक नहीं होगी, कितना भी एफडीआई अनाउंस कर दे, इसको ऑफिशियल लीगल भी कर दे 1 महीने में, तो दावे के साथ बोलता हूँ 6 महीने तक तो कोई पैसा नहीं लगाएगा, क्योंकि चुनाव का वर्ष है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। बेसिकली हमारी परिस्थिति जो है, इसको बोल सकते हैं टाइमिंग इज रॉन्ग। जी, रोहित गेरा साहब, आपके पास आता हूँ। रियल एस्टेट रेगुलेटर की बात हो रही है, दिल्ली में भी बहुत जोरदार चर्चा हुई, जहां जाओ वही चर्चा होती है। तो और रिस्ट्रिक्शन लगने वाले हैं कि पहले सारी आप परमिशंस लेके आइए, रजिस्टर कराइए, उसके बाद ही आप, तो जो आपका कंसर्न रहता है कि परमिशन आने में टाइम लगता है, उससे कॉस्ट बढ़ती जाती है, ये वो, तो अब तो यहाँ तो तकलीफें और बढ़ेंगी। फिर बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगे, होगा। आपने सेंटर पे तो एक रेगुलेटरी एक्ट बना दिया, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? उसमें आपने कहा कि आप 70% जो रेवेन्यू आता है वो आप एक बैंक अकाउंट में डाल दीजिए जी। तो वी हैव टू अरेंज द फंड्स। वो फंड्स आप कहते हो कि आप फंडिंग इज नॉट अवेलेबल फॉर बिल्डर्स, तो आप बाहर से ले आएंगे, कॉस्ट बढ़ेगा। अप्रूवल्स के लिए समय ज्यादा लगेगा, कॉस्ट बढ़ेगा। सो इट इज अ गुड आइडिया, प्रिंसिपली इट्स गुड, इम्प्लीमेंटेबल इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेबल। समस्या का समाधान कहाँ है? अगर बता रहे हैं कि उससे तो और दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, तो हम तो बात ही यही करना चाह रहे हैं कि दिक्कतें कम कैसे होगी। गवर्नमेंट तो आपको एक यहाँ पर और आपके ऊपर एक पाबंदी लगाने जा रही है, एक और वहां पर कैमरा लगा देगी कि आप ये भी नहीं कर सकते। हमारा 60% ऑफ आवर टाइम गोज इन परमिशंस एंड 30-40% वी एक्चुअली डू बिजनेस, वेयर डिजाइन प्लानिंग। सो हमारा क्रिएटिव टाइम वो सब नॉन
क्रिएटिव चीज़ों में लग जाता है। पूरा टाइम ये ऑफिसर से वो ऑफिसर, ये टेबल से वो टेबल। अभी रियल इस्टेट बिल आ गया तो हमारे लिए एक नया विंडो हो गया। एंड इससे इतना डिले होता है एक एक प्रोजेक्ट पे, एंड वो डिले का जो इंटरेस्ट कॉस्ट होता है लैंड का, वो हम पूरा कंज्यूमर पे ट्रांसफर करते हैं। पंकज जी, रेगुलेटर इंडस्ट्री को बढ़ने से रोकता है? कह नहीं सकते। एक तरीके से हम सोच रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, लेकिन दूसरी एक जो बड़ी प्रॉब्लम है और जो सब लोगों ने बोली है कि गवर्नमेंट हैज़ टू पुट हिज हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट बिफोर ब्रिंगिंग एनीथिंग। आज आप डेवलपर को रेगुलेट कर रहे हैं, लेकिन आप सप्लाई अगर रेगुलेट नहीं कर सके तो कोई फ़ायदा नहीं किसी चीज़ का। कि आपने बोला कि आपका कमिटमेंट दे दीजिए कि आपको इस पीरियड में पोजीशन देना है, और आपने ये एश्योरेंस नहीं दी कि आप उसको उतने समय में अप्रूवल देंगे, तो ये कभी नहीं होगा। आपको स्टिक और रिवॉर्ड दोनों देखना चाहिए। अगर आप एक स्टिक ले रहे हैं कि जहाँ पे आप रेगुलेटर बिल ला रहे हैं, साथ साथ आपको ये रीट FDI के जो भी उन्होंने प्लान किया है उसे भी इमीडिएटली उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो तीनों चीज़ अगर वो एक साथ लेकर आते हैं तो आई थिंक ये जो पूरा जो फंड का क्रंच है, जो पैसे की कमी है, वो भी इम्प्रूव हो जाएगा, और जो रेगुलेटर बिल के जो भी नॉर्म्स है उनको 70% रखना है, या वो सब भी टेक केयर हो सकता है। फिर ये तो मोहम्मद असलम साहब के इस जवाब से कि स्टिक भी होना चाहिए, रिवॉर्ड भी होना चाहिए, इसी तरीके से बात आगे बढ़ सकती है। हम अपनी इस चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे और हमारे सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और आप लोग भी आए और अपना बहुमूल्य समय इस चर्चा को सुनने में दिया, आप सबका भी बहुत शुक्रिया।